हम जो फूड खाते हैं वो माउथ से एंटर करने के बाद आखिर कहाँ कहाँ जाता है एंड हर ऑर्गन उस फूड के साथ क्या करता है। क्या स्टमक ही डाइजेशन का मेन ऑर्गन है या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन की रोल उससे भी ज्यादा हो सकती है। आज ट्रेस करते हैं फूड की कंप्लीट जर्नी थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर राजीव कुमार और आप देख रहे हैं काशिव एजुकेशन। एनिमल फिजियोलॉजी के चैप्टर 1 फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन के लेक्चर 2 में आज हम समझेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। हम माउथ एंड बकल कैविटी से स्टार्ट करके फेरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन तक फूड की जर्नी और प्रत्येक रीजन के मेजर फंक्शंस को समझेंगे। साथ ही देखेंगे कि सलिवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैनक्रियास डाइजेशन में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब स्टार्ट करते हैं हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल से। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है उसको हम गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं और उसको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कहा जाता है। मतलब एलिमेंट्री कैनाल कह लो, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट कह लो या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कह लो, एक ही बात है। और ये एक मस्कुलर ट्यूब है जो कि हमारे माउथ से स्टार्ट होकर एनस पर खत्म होती है और बीच में और बड़े सारे पार्ट्स आते हैं। अब ये स्ट्रक्चरली जो है वो डिफरेंशिएटेड होती है, मतलब अलग अलग एरियाज में डिवाइडेड होती है। स्पेशलाइज्ड रीजन्स होते हैं वो, और अलग अलग अपना अपना एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन प्ले करते हैं, रोल प्ले करते हैं। और जैसे कि इंजेशन हो गया, प्रोपल्शन हो गया, डाइजेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन और एलिमिनेशन। तो ये सारे अलग अलग काम हैं जो कि अलग अलग पार्ट्स में करे जाते हैं। अगर हम इन पार्ट्स की बात करें तो माउथ और बकल कैविटी, फिर फेरिंग्स, उसके बाद ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम, फिर एनल कैनाल और लास्ट में एनस। तो ये सारे के सारे पार्ट्स किसके हैं? हमारी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कह लो या फिर एलिमेंट्री कैनाल कह लो, उसके ये सारे पार्ट्स हैं। अब हम अगर बात करें एलिमेंट्री कैनाल की तो इसके साथ एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स भी एसोसिएटेड होते हैं। मतलब कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एलिमेंट्री कैनाल के साथ डाइजेशन में हेल्प करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी इनका क्या रोल है? ये कुछ सिक्रीशंस देंगे एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो कि डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है, डाइजेशन में हेल्प करती है। और इनके नाम देखें तो सलिवरी ग्लैंड्स, लिवर और पैनक्रियाज, ये मेन एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं जो कि डाइजेशन में रोल प्ले करते हैं एलिमेंट्री कैनाल के साथ। अब हम बात करते हैं सबसे पहले माउथ एंड बकल कैविटी की। ये सबसे पहला कंपोनेंट है एलिमेंट्री कैनाल का। तो माउथ और ओरल कैविटी जो है ये फर्स्ट पार्ट है और ये साइट ऑफ इंजेशन है। मतलब खाने को मुंह के अंदर ले जाके उसका मास्टिकेशन करना, उसका टेस्ट देखना, उसकी लुब्रिकेशन करना और उसकी जो सबसे पहले डाइजेशन की जो है वो प्रोसेस यहीं पे स्टार्ट होती है। तो उसके बारे में भी अब हम आगे करने वाले हैं। तो ओरल कैविटी क्या है? ये इसमें लिप्स आ जाते हैं जो कि सबसे एंटीरियर पार्ट है। चीक्स हैं जो कि हमारे गाल होते हैं जो दोनों साइड को होते हैं। हार्ड और सॉफ्ट पैलेट होते हैं हमारे, जो कि जब आप अपनी टंग ऊपर वाली साइड लगा के देखो माउथ के, तो जो फ्रंट पार्ट जो है ऊपर सा एक रिज्ड पार्ट है जिसमें रिजिज होंगी आपको, मतलब लाइन सी महसूस होती है, वो टफ वाला पार्ट है, हार्ड वाला पार्ट है, दैट इज हार्ड पैलेट। उसके अंदर की साइड को, थोड़ा सा गले वाली साइड को अगर आप ऊपर देखो तो आपको सॉफ्ट पार्ट जो है वो महसूस होगा। और ये आप अब शीशे के अंदर भी देख सकते हो। फिर उसके बाद है टंग और फ्लोर ऑफ दी माउथ। तो जो टंग आ गई और जो फ्लोर है माउथ का वो आ गया। तो माउथ के अंदर हमारे टीथ होते हैं, टंग होती है और ओपनिंग ऑफ दी स्लिबरी डक्ट्स होते हैं। तो ये हमारा बकल कैविटी का पार्ट आ गया। अब सबसे पहले हम इसमें बकल कैविटी में बात करते हैं टीथ की। तो टीथ जो हैं वो मैकेनिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं। मतलब खाने को चबाना, तोड़ना, उसको कटिंग करना, टीयरिंग करना, क्रशिंग करना और ग्राइंडिंग करना, ये किसका काम है? ये माउथ का काम है। और अगर इन दांतों को देखा जाए तो हमारे टीथ जो है वो चार टाइप के होते हैं। दैट इज इंसिजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स। तो इंसिजर्स जो है उनका काम कटिंग का है, और जो टीयरिंग का काम जो है वो कैनाइन्स का है, और प्रीमोलर्स का क्रशिंग का, और मोलर का ग्राइंडिंग का। मतलब सारे दांत जो है वो अपना अलग अलग रोल प्ले करते हैं। तो मैकेनिकल ब्रेकडाउन इंक्रीजेज द सरफेस एरिया ऑफ द फूड। जो भी हमने खाना खाया वो सरफेस एरिया उसका बढ़ जाता है जब उसको और क्रश कर देते हैं हम, ताकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स उस पर अच्छे से काम कर पाए।
तो अगर इन टीथ्स की बात करें, हम थोड़ा सा आगे चल के इनके बारे में और पढ़ेंगे। तो इंसिजर्स जो हैं वो दोनों साइड हमारे माउथ के ऊपर और नीचे, लेफ्ट और राइट, ठीक है। ये अपर पार्ट हो गया, ये लोअर पार्ट हो गया। तो लेफ्ट साइड इंसिजर्स देखें तो दो इंसिजर्स यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ, दो यहाँ। इंसिजर्स कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। फिर उसके बाद कैनाइन्स है, तो एक एक कैनाइन ऊपर नीचे दोनों साइड आगे। और फिर कितने हो गए? ये 4 ये हो गए। और ऐसे हमारे प्रीमोलर्स हैं वो दो दो दोनों साइड होते हैं, ऊपर नीचे। तो 8 ये हो गए। और फिर जो हमारे मोलर्स हैं वो तीन तीन तीनों साइड होते हैं। तो टोटल हमारे पास 32 टीथ हो गए। तो इसको हम थोड़ा सा पिक्टोरियल फॉर्म में आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं टंग की। तो टंग जो है एक मस्कुलर ऑर्गन है, मतलब ये मसल से बना हुआ ऑर्गन है। और ये मैनिपुलेशन में हेल्प करता है फूड की, मतलब उसको मिलाने का काम करता है, मिक्सिंग का काम करता है सलीबा के साथ। और फॉर्मेशन ऑफ द फूड बॉलस, छोटे छोटे बाइट बना के गले में उतारने के लिए बॉलस भी तैयार करता है। और फिर टेस्ट सेंसेशन, तो टंग जो है वो टेस्ट का काम भी करती है और निगलने में भी हेल्प करती है टंग। तो टंग का भी इतने सारे काम हो गए। और बात करने में भी हेल्प करती है। तो टंग के जो है वो मल्टीपल रोल हो गए। अब अगर हम डॉर्सल सरफेस की बात करें टंग की, तो उसपे पैपिले होते हैं, मतलब हल्के हल्के से आपको एक उभरी हुई चीज़ें दिखेंगी, तो उनको पैपिले कहा जाता है। और ये टेस्ट बड्स होते हैं। तो अब हम बात करते हैं सलीबा की, बकल कैविटी के अंदर। तो सलीबा क्या है? लार को सलीबा कहा जाता है, उसको हम थूक भी कहते हैं। तो सलीबा जो है, उसमें डक्ट्स के थ्रू जो है सलिवरी ग्लैंड से सलीबा हमारे माउथ में आती है। और ये बड़े सारे फंक्शंस जो है वो प्ले करती है, जैसे कि फूड को मॉइस्ट करना, लुब्रिकेट करना, स्वेलोइंग में हेल्प करना, जो फूड सब्सटेंसेस है उनको डिसॉल्व करना, टेस्ट करना, और डाइजेशन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च उसको इनिशिएट करना। और ये हमारी बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी को प्रोटेक्ट भी करता है। अब हम बात करते हैं सलिवरी एमाइलेज की, जो कि एंजाइम्स हमारे माउथ में सबसे पहले स्टार्ट करता है डाइजेशन को। कौन सा एंजाइम है? सलिवरी एमाइलेज। ये माउथ के अंदर होता है। तो ये डाइजेशन करता है किस चीज़ का? स्टार्च का। स्टार्च क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट है। मतलब हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, न्यूक्लिक एसिड, जो भी चीज़ें हैं, उनमें से सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ही हमारे माउथ के अंदर स्टार्ट होता है। अब फॉर्मेशन ऑफ द बॉलस, जो हम एक छोटा सा बाइट जो है वो निगलते हैं, उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है उस पर बात कर लेते हैं। तो जैसे हम खाने को चबाते हैं, मास्टिकेशन करते हैं, फिर उसको हम सलीबा के साथ मिक्स कर देते हैं। अब फूड जो है वो सॉफ्ट हो जाता है। और लुब्रिकेटेड मास जो है, जो जो खाना लुब्रिकेट हो चुका है, उसको हम बॉलस कहते हैं। टंग उसको धकेल देती है, कहाँ धकेल देती है? गले वाली साइड को, वहाँ पे हमारा फेरिंग्स है। और फिर खाने को निगला जाता है। तो यहाँ पे अगर हम इमेज में देखें तो हमारे पास, हमने पहले डिस्कस की कि हमारी जो बकल कैविटी है, सबसे पहला कंपोनेंट हमारा फ्रंट साइड में हमारे लिप्स हैं। फिर हमारे टीथ आ जाते हैं। ये हमारा हार्ड पैलेट है। मैंने कहा था ना कि ये टंग को अगर ऊपर वाली साइड लगा के देखें तो हमें ऐसे लाइन लाइन दिख रहे हैं। ये वाला पोर्शन हार्ड होता है। उसके पीछे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन जो है यहाँ, ये सॉफ्ट पैलेट कहा जाता है इसको। और यहाँ ये हमारी टंग है और ये उबुला है। तो ये जो लटकी हुई चीज़ हमें दिख रही है, इसको उबुला कहते हैं। ये जो कॉनिकल प्रोजेक्शन है, ये ऊपर से नीचे की तरफ को हैंग हुई होती है। और ये क्या करती है? ये हमारे खाने को जो है वो नेजल कैविटी में एंटर करने से प्रिवेंट करती है, जब ये हम खाने को निगल रहे होते हैं। और ये रही हमारी टंग। तो ये हमारी बकल कैविटी की डायग्राम है। और इसमें हमें टीथ भी दिख रहे हैं। अगर टीथ देखें हम, तो हमें यहाँ पे टीथ दिख रहे हैं। ये रहे टीथ, ये हमारे इंसिजर्स हैं, 1 2 3 4। ऐसे ये निचली वाली साइड है। उसके आगे वाला जो है, ये कैनाइन्स हैं। ये जो डॉग्स वगैरह होते हैं, जो लॉइन कैट्स, उनमें ये एक्स्ट्रा लंबे होते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो प्रीमोलर्स और ये मोलर्स। तो प्रीमोलर्स जो है वो 2 होते हैं नंबर में, कैनाइन जो है वो 1, और इंसिजर जो है वो 2 होते हैं। मतलब ये एक साइड की बात करी मैंने, दूसरी साइड में भी सेम ही होएगा। यहाँ पे मोलर जो है वो हमें 2 दिखाए हुए हैं। ये जब विजडम टीथ आ जाता है तो ये 3 हो जाते हैं फिर। तो यहाँ पे टोटल जो है वो हमें 28 दिखेंगे, लेकिन 32 होते हैं एक, जब एडल्ट में कंप्लीट सेट बन जाता है। तो अब बात करें ओपनिंग ऑफ सैलिवरी डक्ट्स की, तो जो पैरोटिड डक्ट है, उसको स्टेंसन्स डक्ट भी कहा जाता है। ये हमारे जो अपर सेकंड मोलर है, उसके बिल्कुल अपोजिट खुलता है हमारे मुकोसा में। और जो सब मैंडुलर डक्ट है, उसको वाटसन डक्ट भी कहा जाता है। तो ये सब लिंगुअल पेपिला में खुलता है। और बिसाइड द लिंगुअल फर्नुलम ऑन ईदर साइड।
तो ये माउथ के दोनों साइड, मतलब ये यहाँ पे इस चीज़ को मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊं तो हमारी टंग के नीचे ऐसा ऐसा स्ट्रक्चर है जो दांतों से हमारी टंग तक होता है, उसके दोनों साइड ऐसे हमें एक छेद से दिखेंगे, उनको वाटसन डक्ट कहा जाता है। और उन छेद से जो है वो आप शीशे के सामने बैठ के देख सकते हो तो हमारी लार निकलती है, हमारी सलेवा निकलती है। तो ये डायग्राम रही बकल कैविटी की। अब हम बात करते हैं फेरिंग्स की। अब जो फेरिंग्स है एक मस्कुलर पैसेज है, मस्कुलर पैसेज है जो कि हमारी नेजल कैविटी के पीछे और ओरल कैविटी में सिचुएटेड है। मतलब हमारे टंग से अगले वाला पोर्शन जो है वो ईसोफेगस से पहले, उसको फेरिंग्स कहा जाता है। ये कॉमन पाथवे है दोनों पैसेजेस का, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का भी और रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी। अब जो डाइजेस्टिव पर्पस के लिए ये क्या करता है, फेरिंग्स हेल्प करता है फूड को स्वेलो करने की बॉलस की फॉर्म में फ्रॉम द ओरल कैविटी और टू द ईसोफेगस, मतलब ये खाने को धकेलता है ईसोफेगस वाली साइड को। अब जब स्वेलोइंग होती है तो वो एक कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी है स्केलेटल और मसल स्मूथ मसल्स की। तो मतलब इसमें दोनों टाइप की मसल्स जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, स्केलेटल मसल भी और स्मूथ मसल्स भी। और जब स्वेलोइंग करते हैं हम तो जो हमारा एयर वे है वो टेम्परेली प्रोटेक्टेड रहता है, क्लोज हो जाता है। और जो जब वो क्लोज हो गया तो फूड सीधे हमारी फूड पाइप में ही जाएगा, ईसोफेगस में ही जाएगा, ना कि वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। क्योंकि ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे दोनों ही हमारे सिस्टम जो है, डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम ओपन होते हैं। पर दोनों में से एक ही काम करता है जब हम खाना खा रहे होते हैं या जब हम सांस ले रहे होते हैं, तो जो वाला सिस्टम हम यूज कर रहे होते हैं तो दूसरे वाला क्लोज होता है उस टाइम। फिर हम बात करते हैं एपिग्लोटिस की। तो एपिग्लोटिस जो है एक मतलब ऐसा ढक्कन है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हमारी लेरिंजियल ओपनिंग को जो है वो प्रोटेक्ट करता है। मतलब ये रेस्पिरेटरी सिस्टम वाली ओपनिंग है, तो इसके ऊपर एक ढक्कन सा है, ये ढक्कन जो है इसको एपिग्लोटिस कहते हैं। और एपिग्लोटिस जो है वो खाने को एंटर नहीं होने देता हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब इसके काम क्या है फेरिंग्स के, एक बार उन पे भी नजर डालें। तो सबसे पहला काम ये स्वेलोइंग करता है, प्रोपल्शन करता है फूड की टुवर्ड्स द ईसोफेगस, और डाइजेस्टिव सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक कोऑर्डिनेशन बनाता होता है, मतलब उनमें हेल्प करता है। तो अगर यहाँ पे एक बार हम पिक्टोरियल फॉर्म में नज़र डालें तो जो ओरल कैविटी है वो जो फूड जो है वो वहाँ पे च्यू होता है और मिक्स होता है, उसको चबाया जाता है और मिक्स होता है और फिर बॉलस की फॉर्म में उसको आगे धकेला जाता है। जो फेरिंग्स है एक मस्कुलर ऑर्गन है और वो कंडक्ट करता है, जो फूड वॉलस होता है माउथ से ईसोफेगस की तरफ उसको धकेलता है। और ईसोफेगस जो है वो खाने को फर्दर जो है वो एक मस्कुलर ट्यूब है, ट्रांसपोर्ट करता है स्टमक की तरफ को, और एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसको पेरिस्टालसिस कहा जाता है, हमने वो डिस्कस करी थी। तो यहाँ हम इस इमेज में हम देख पा रहे हैं कि सबसे पहले जो है वो हमारा बकल कैविटी है, फिर नेजल चैम्बर है, और यहाँ ओरोफेरिंक्स भी है, लेरिंजोफेरिंक्स भी है। ये टर्म्स हम अभी हमने यूज़ नहीं करी। लेरिंजोफेरिंक्स मतलब जहाँ हमारा वॉइस बॉक्स है, रेस्पिरेटरी चैनल है, उसकी बात हो रही है। फिर एपिग्लोटिस जो कि एक ढक्कन है जो कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को ढकता है। तो यहाँ पे हम एयर पैसेज जो है वो उसको बड़े आराम तरीके से देख पा रहे हैं। यहाँ पे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंपोनेंट है वो दिखाया हुआ है, और ये ब्लू कलर में हमें जो है वो ईसोफेगस दिख रहा है। तो यहाँ अगर हम स्वेलोइंग प्रोसेस को देखें, देयर आर सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। कौन कौन से इवेंट्स होती हैं यहाँ पे, एक है ओरल स्टेज है, फिर दूसरी है फेरिंजियल स्टेज, फेरिंजियल स्टेज अगले वाली लेटर स्टेज वाली, फेरिंजियल स्टेज क्लियरेंस आ गई, मतलब जब खाना हमने निगल लिया, और ईसोफेजियल स्टेज मतलब जब वो ईसोफेगस के अंदर खाना जो है वो फर्दर हमारे स्टमक तक पहुँच गया। तो ये सारी की सारी जो है इस प्रोसेस को डीग्लूटिशन कहा जाता है। यहाँ पे लिखा है स्वेलोइंग या डीग्लूटिशन, मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स इन स्वेलोइंग द फूड। अब हम ईसोफेगस की बात कर लें। तो ईसोफेगस जो है एक मस्कुलर ट्यूब है, इसमें कोई भी एक्सक्रीशन नहीं होती है। अगर इसको लगातार मॉइस्ट करके रखना है तो हमें पानी पीना पड़ेगा, या हमारे मुंह से लार जो है सलीवा वो लगातार हमारे गले में उतरनी चाहिए। तो ये फेरिंग्स से स्टार्ट होती है और स्टमक पे खत्म हो जाती है। तो इसके प्रिंसिपल फंक्शन जो है वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड है, ना कि ये डाइजेशन में हेल्प करती है। अब ईसोफेजियल वॉल जो है दैट कंटेन्स मस्कुलर लेयर, जो कि पेरिस्टालसिस में हेल्प करती है, पेरिस्टाल्टिक वेव्स जनरेट करती है। पेरिस्टालसिस क्या होता है इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो पेरिस्टालसिस जो है एक कोऑर्डिनेटेड वेव जनरेट करती है, मस्कुलर कंट्रैक्शन होती है जब हमें हिचकी आती है, तो वो क्या करती है, रिलैक्सेशन करती है, कंट्रैक्शन करती है, ये दो चीज़ें हैं मसल्स में। वो जो कि प्रोपेल करती है, फूड को आगे धकेलती है बॉलस की फॉर्म में पेट की तरफ को। अब एक सिंप्लीफाइड सीक्वेंस अगर हम यहाँ पे देखें तो बॉलस जो है वो ईसोफेगस को एंटर करती है,
फिर सर्कुलर मसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं बिहाइंड दी बोलस, और मसल जो है वो रिलैक्स होते हैं अहेड दी बोलस। मतलब जो जो खाना हमने निगला हुआ है उसके आगे और पीछे की बात हो रही है, बिहाइंड और अहेड की बात हो रही है। तो कुछ मसल जो है पीछे वाले कंट्रैक्ट करेंगे, मतलब सिकुड़ेंगे, तो वो खाना और आगे की तरफ जाएगा, ना कि वो पीछे आएगा। फिर बॉलस जो है वो स्टमक पे की तरफ को मूव कर जाता है, वहां पहुंच जाता है। अब ये पैसेज जो है फूड का स्टमक से वो रेगुलेट किया जाता है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर। मतलब एक ऐसा स्फिंक्टर है, एक ऐसी जगह है जो कि हमारे स्टमक और इसोफिगस के बीच में, इसको लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहा जाता है। और ये स्फिंक्टर जो है वो रिफ्लेक्स ऑफ एसिडिक स्टमक जो है उसको रिड्यूस करता है, ताकि वो इसोफेगस में ना आ सके। मतलब जो हमने खाना खाया हुआ है उसको वापस नहीं आने देगा, उसको रोकेगा। तो जब कभी भी हम खाना खा के हटते हैं तो ये खाने की जो वापसी को रोक देता है। कौन सा? लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर, जो कि इसोफेगस और स्टमक के बीच में स्फिंक्टर है। यहाँ पे आप सारी प्रोसेस देख सकते हो पेरिस्टाल्टिक। ये सर्कुलर मसल्स हैं ये वाले, जो कि कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, अंदर की तरफ को सिकोड़ देते हैं। जब अंदर की तरफ को सिकोड़ देंगे तो खाने का जो ये बॉलस है, इसको बॉलस कहा जाता है, वो आगे की तरफ को धकेला जाएगा, और बॉलस जो है वो और आगे सरक जाएगा, और ऐसे सरकते सरकते जो है वो हमारे स्टमक तक पहुंच जाएगा। तो ये हमारे यहाँ पे क्या है, ये लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है। तो अब अगर हम बात करें स्टमक की, तो स्टमक जो है ये भी एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है। स्टमक इज आल्सो अ मस्कुलर स्ट्रक्चर। अब जे शेप्ड होता है ये, और इसके कुछ कंपोनेंट्स हैं, और ये एलिमेंट्री कैनाल में लोकेटेड होता है इसोफेगस और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में। अब ये टेम्परेरी रिजर्वोयर की तरह भी काम करता है, कुछ देर के लिए खाने को स्टोर करता है और कंट्रीब्यूट करता है सिग्निफिकेंटली डाइजेशन में। अब यहाँ भी डाइजेशन होता है खाने का। और मेजर रीजन ऑफ स्टमक की बात करें तो 4 रीजन है: कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरक। तो 4 रीजन है: कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक रीजन। तो स्टमक कम्युनिकेट करता है इसोफेगस के थ्रू, गैस्ट्रो इसोफेजियल रीजन के थ्रू। मतलब हमने पहले बात करी, यहाँ स्फिंक्टर होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर, और विद ड्यूडेनम पाइलोरिक स्फिंक्टर। मतलब दो दरवाजे हैं, एक पीछे वाला दरवाजा है जिसको गैस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर कहा जाता है, और एक आगे और आगे भेजने वाला दरवाजा उसको पाइलोरिक स्फिंक्टर कहा जाता है, जो इंटेस्टाइन से जोड़ता है। अगर हम स्टमक के फंक्शंस की बात करें तो बड़े सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है स्टमक। सबसे पहला है फूड को स्टोर करना। फूड को यहाँ पे स्टोर किया जाता है टेम्परेरी, टेम्परेरी रिजर्वायर है। अब यहाँ पे मिक्सिंग भी की जाती है, मैकेनिकल मिक्सिंग ऑफ द फूड। यहाँ पे डाइजेशन के लिए कुछ गैस्ट्रिक जूसेस भी सिक्रीट करे जाते हैं, मतलब यहाँ पे एंजाइम्स भी छोड़े जाते हैं, और प्रोटीन का डाइजेशन यहीं पे स्टार्ट होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और यहाँ पे जैसे हमने माउथ में पढ़ा था ना कि उसमें बॉलस बनते हैं खाने की, आगे थोड़े थोड़े बाइट्स बना के खाने को भेजा जाता है। यहाँ पे काइम बनता है, वो काइम जो है छोटे छोटे बॉल्स बन के फर्दर जो है वो ड्यूडेनम में भेजे जाते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में भेजे जाते हैं। और कंट्रोल्ड रिलीज ऑफ काइम होता है जो कि ड्यूडेनम में किया जाता है। मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है वो छोटे छोटे बॉल्स बना के भेजे जाते हैं इंटेस्टाइन के अंदर। अब जो अगर हम स्टमक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे गैस्ट्रिक मिक्सिंग की बात करते हैं। अब गैस्ट्रिक मिक्सिंग क्या है कि जब ये खाना जो हमने स्टमक में भेज दिया तो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं जो कि फूड को मिक्स करती हैं गैस्ट्रिक जूस के साथ। जो एंजाइम या जो भी सिक्रीशंस पेट के अंदर, स्टमक के अंदर हमने छोड़ी हैं, वो सारी अब फूड के साथ मिक्स की जाएंगी। वो मस्कुलर या मैकेनिकल जो है यहाँ डाइजेशन की प्रोसेस है। और दिस कन्वर्ट्स द फूड बोलस इनटू द सेमी फ्लूइड और एसिडिक मटेरियल, जिसको काइम कहा जाता है। अब कौन कौन सी गैस्ट्रिक सिक्रीशंस होती है उसकी भी बात कर लेते हैं। तो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस में देखा जाए तो डिफरेंट टाइप के सेल जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। और जो इंपॉर्टेंट सिक्रीशंस हैं जैसे कि HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिनोजन है, म्यूकस है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स हैं, रेगुलेटरी हार्मोन्स हैं। तो ये सारे के सारे जो हैं वो गैस्ट्रिक जूस के कंपोनेंट्स हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो ये एसिडिक एनवायरनमेंट क्रिएट करता है हमारे स्टमक के अंदर। वाइल जो पेप्सिन है वो पार्टिसिपेट करता है प्रोटीन के डाइजेशन में। मतलब प्रोटीन का डाइजेशन हमारे स्टमक के अंदर स्टार्ट हुआ, और किसने करा? पेप्सिन ने। और जो म्यूकस है वो हमारे स्टमक की लाइनिंग है, जो कि अपने ही एसिड से, अपनी ही जो वॉल है, अपना पेट है, अपनी बॉडी है, उसको प्रोटेक्ट करती है। और जब हमें एसिडिटी जैसी, हाइपर एसिडिटी जैसी या एसिडिटी जैसी कंडीशन हमारी बॉडी में हो जाती है, बर्निंग होती है, पेट दर्द होता है, तो उस टाइम हमारी जो म्यूकोसा है, जो म्यूकस लेयर है, वो अच्छे से
प्रोटेक्ट नहीं कर पाती है हमारी वॉल को, और वो एक्सेस में होती है HCl प्रोड्यूस, तो हम डिस्कम्फर्ट रहता है हमें। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टमक की। अगर हम यहाँ पे देखें तो हमें स्टमक बड़े अच्छे तरीके से दिख रहा है। जो पहले वाली इमेज है वो एक्सटर्नल है, मतलब हमें पेट बाहर से, जो स्टमक है वो बाहर से कैसे दिखता है, तो उसके 4 कंपोनेंट्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। और उसी को जब हमने लॉन्गिट्यूडनली उसको हमने कट कर दिया, उसको सेक्शन काटा उसका, तो हमें अंदर की चीज़ें दिखाई दे रही। तो वही हमारे 4 रीजन है, कार्डिया, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। और साथ में हमें रगे भी दिखाई दे रहे हैं। तो रगे क्या है? रगे एक लॉन्गिट्यूडनल जो फोल्ड्स हैं स्टमक के अंदर, और ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो फर्दर सेल्स हैं वो म्यूकस सिक्रीट करते हैं। और जो कि मतलब ये रगे जो हैं वो स्टमक की एक्सपेंशन को भी अलाउ करते हैं। मतलब जब हम खाना खाते हैं तो ये एक्सपेंड हो जाता है फूड के हिसाब से। अगर फूड ज़्यादा खाएंगे तो ये फैल जाता है, फूल जाता है, और रगे जो है उस स्पेस को बढ़ा देते हैं। और आगे जो है इसको कंटिन्यू किया जाता है ड्यूडेनम में। अब कौन कौन सी लेयर्स हैं जो स्टोमक बॉल को प्रोटेक्ट करती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑर्डर आपको याद रखना है। पहली है सबसे अंदर वाली जो है वो दैट इज म्यूकस, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस और सिरोसा। तो ये 4 लेयर जो हैं वो हमारी स्टमक की वॉल की है। तो इन चारों को आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। तो हमने यहाँ रगे भी देख लिए, इंटरनल स्ट्रक्चर देखा। तो अगर यहाँ देखें तो रगे का एक छोटा सा, मतलब जो यहाँ पोर्शन लेके उसको एनलार्ज दिखाया हो। तो सबसे पहले हमें सरफेस दिख रहा है, फिर हमें गैस्ट्रिक पिट दिख रहे हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड दिख रहे हैं, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस एक्सटर्ना। तो इन चारों लेयर्स को हमने इससे पहले पिछले वाले पेज पे कर लिया। और फर्दर जब गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया, तो यहाँ इमेज में देखिए कि ये हमें गैस्ट्रिक पिट दिख रहा है, और फिर उसके साथ इस्थमस दिख रहा है, फिर नेक दिख रही है और बेस दिख रहा है। और इसके भी फर्दर जो है वो हमें कलर्स में, अलग अलग कलर्स में इसके सेल्स दिखाए हुए। तो सबसे पहले अगर सेल्स की बात करें तो म्यूकस सेल्स आ जाते हैं। म्यूकस सेल्स जो है वो नेक रीजन्स में होते हैं, और ये क्या काम करते हैं? इनका काम है म्यूकस को सिक्रीट करना, और साथ में बाइकार्बोनेट जो है वो आयन जो है उनको सिक्रीट करना। और एपिथेलियम को ये प्रोटेक्ट करते हैं एसिड से और जो भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, और ये ल्यूमन को लुब्रिकेट करके रखते हैं। तो म्यूकस सेल्स पहले टाइप के सेल्स आ गए। फिर सेकेंड टाइप के सेल्स जिनको पेराइटल सेल्स या फिर ऑक्जेंटिक सेल्स भी कहा जाता है, ये नेक और अपर बेस में प्रेजेंट होते हैं, जो ग्रीन कलर के हमें दिख रहे हैं। ये क्या काम करते हैं? ये HCl सिक्रीट करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट करते हैं। और इंट्रिंसिक फैक्टर यहाँ पे सिक्रीट होता है जो बाद में B12 को जो एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। फिर उसके बाद थर्ड टाइप के सेल्स हैं जिनको चीफ सेल्स कहा जाता है। ये बेस रीजन में होते हैं, हमें ये पर्पल कलर में दिख रहे हैं। तो ये क्या काम करते हैं? ये पेप्सिनोजन को सिक्रीट करते हैं। ये इनएक्टिव फॉर्म है पेप्सिन की, जो कि बाद में एक्टिवेट होती है। तो कौन करता है पेप्सिनोजन को सिक्रीट? दैट इज चीफ सेल्स। और ये गैस्ट्रिक लाइपेजेस भी सिक्रीट करता है। 3 टाइप के सेल्स हमने कर लिया। अब चौथा टाइप है सेल्स का, दैट इज एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। एंटेरो एंडोक्राइन सेल जो है वो गैस्ट्रिन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन, हिस्टामिन और सीरोटोनिन, ये सारे हार्मोन्स को सिक्रीट करता है एंटेरो एंडोक्राइन, और रेगुलेट करता है ये गैस्ट्रिक सिक्रीशन और मोटिलिटी को। तो हमने 4 टाइप के सेल्स हमने डिस्कस करे। एक म्यूकस सेल, एक जो है वो पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स, और एक जो है चीफ सेल्स, और चौथा है एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स। तो ये सेल्स आपने याद रखने हैं, ये क्या सिक्रीट करता है वो भी आपको पता होना चाहिए। अब हम बढ़ते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लॉन्गेस्ट पार्ट है हमारी एलिमेंट्री कैनाल का, और ये प्रिंसिपल साइट है डाइजेशन का और साथ में एब्जॉर्प्शन का। मतलब यहाँ पे डाइजेशन भी कंप्लीट होती है और एब्जॉर्प्शन भी कंप्लीट होती है। तो इसके 3 मेन कंपोनेंट है। सबसे पहला कंपोनेंट ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। तो अगर हम ड्यूडेनम की बात करें तो ये सबसे पहला कंपोनेंट है इंटेस्टाइन का, और ये शॉर्ट पार्ट होता है, मतलब छोटा पार्ट होता है इंटेस्टाइन का तीनों पार्ट्स में। और ये एसिडिक काइम को रिसीव करता है फ्रॉम द स्टमक। दूसरी चीज़, ये बाइल रिसीव करता है लिवर और गॉल ब्लैडर से। और ये पैनक्रियाटिक जूसेस को रिसीव करता है पैनक्रियाज से। मतलब इसमें बड़ी सारी चीज़ें जो हैं ये रिसीव करके ये डाइजेशन की प्रोसेस को आगे बढ़ाता है। और ये मेजर साइट है केमिकल डाइजेशन का। हमने डाइजेशन पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि एक मैकेनिकल डाइजेशन होता है, एक केमिकल डाइजेशन होता है। तो यहाँ मैकेनिकल डाइजेशन जो है वो एमल्सिफिकेशन होगा बाइल के साथ में, लेकिन बाकी सारे के सारे जो केमिकल जब आके एंजाइम्स आके डाइजेशन की प्रोसेस चलाते हैं, दैट इज थ्रू द केमिकल डाइजेशन।
और यहाँ पे बाइकार्बोनेट रिच सिक्रीशन जो है वो न्यूट्रलाइज करने की हेल्प करती है एसिडिक काइम को, जो कि हमारे स्टमक से एसिडिक फॉर्म में आ रहा होता है। अब अगला पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दैट इज जेजिनम। अब जेजिनम एक मिडल पोर्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये एब्जॉर्प्शन में ऑफ द डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स की। और ये जो लाइनिंग है इसकी वो हाईली फोल्डेड होती है, मतलब अंदर वाली लेयर जो है इंटेस्टाइन की वो फोल्डेड होती है और उनको विलाई कहा जाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। फिर उसके बाद अगला पोर्शन है दैट इज इलियम। इलियम जो है ये लास्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का और ये एब्जॉर्प्शन को कंटिन्यू करता है और लार्ज इंटेस्टाइन को ज्वाइन करता है एट द इलियोसिकल जंक्शन। और कुछ सब्सटेंसेस हैं जैसे कि बाइल सॉल्ट्स हैं, विटामिन B12 है, आर प्रेफरेंशियली एब्जॉर्ब इन द टर्मिनल इलियम। मतलब इलियम के लास्ट पोर्शन में बाइल सॉल्ट्स भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं और विटामिन B12 भी एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब कुछ हम अगर स्ट्रक्चरल एडेप्टेशंस की बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, कि जो इसको एडवांटेज देती है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन में, तो ये एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया जो है वो इसका बढ़ जाता है। किन चीज़ों के कारण बढ़ जाता है? एक तो इसके सर्कुलर फोल्ड्स होते हैं, दूसरा इसके इंटेस्टाइनल विलाई हैं, और तीसरा विलाई के ऊपर भी फर्दर जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं छोटे छोटे, उनको माइक्रो विलाई कहते हैं। अब विलाई को अगर हम थोड़ा सा और डिटेल में देखें तो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जो कि हमारे इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में का पार्ट है। और हर एक विलस जो है उसमें ब्लड कैपिलरीज होती हैं बड़ी सारी, उसमें सेंट्रल लिम्फेटिक सिस्टम है जिसको लेक्टील कहा जाता है, और उसमें कनेक्टिव टिश्यू होता है और एपिथेलियल सेल्स होते हैं। मतलब विलाई के ये सारे कंपोनेंट्स हैं। और जो विलाई जो है, जो भी वाटर सॉल्यूबल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ब्लड कैपिलरीज में एंटर कराता है। और फिर जो हमारे लिपिड्स हैं वो ऐसे ब्लड कैपिलरीज में डायरेक्ट नहीं जा सकते, तो उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए एक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसको लेक्टील कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ याद रखने वाला, कि जो लेक्टील्स हैं वो लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, उनके अंदर जाता है। अब हम बात करते हैं माइक्रोविलाई की। तो ये छोटी छोटी प्रोजेक्शंस हैं बिलाई की तरह, बिलाई के ऊपर, जो कि एपिकल सरफेस ऑफ द इंटेस्टाइनल एपिथेलियल सेल्स में होती है। और ये फॉर्म करते हैं ब्रश बॉर्डर, मतलब ब्रश बॉर्डर मेम्ब्रेन बन जाती है, और जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स और ट्रांसपोर्ट प्रोटीन में हेल्प करती होती है। अब इसके बाद हम थोड़ा सा अगर हम इन तीनों पार्ट्स को पिक्टोरियल फॉर्म में देखें थोड़ा सा पॉइंट्स के साथ, तो ड्यूडेनम जो है लगभग 1 फुट के करीब होती है, मतलब 25 सेंटीमीटर के अराउंड इसकी लेंथ रहती है। और ये काइम रिसीव करती है स्टमक से, बाइल मिक्स करती है लिवर से लेके, और पैनक्रियाटिक जूसेज जो हैं वो यहाँ पे एंटर होते हैं, जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स या फिर न्यूक्लिक एसिड, इन सब की डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और ये न्यूट्रलाइज करती है जो काइम है उसको बाइकार्बोनेट आयंस के साथ। और मेजर साइट ऑफ केमिकल डाइजेशन है ये। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने पहले भी डिस्कस कर रहे थे, यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। और यहाँ सिक्रीशंस कौन कौन सी आती हैं? बाइल आती है और पैनक्रियाटिक जूसेस आते हैं। अब हम बात करते हैं जेजिनम की। तो जेजिनम जो है एक मिडिल पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का, और इसकी लेंथ लगभग 2.5 मीटर के अराउंड रहती है, मतलब 2.5 मीटर। तो इसकी अगर हम मेन साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन है, और जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, फैट्स और न्यूक्लिक एसिड्स उनके डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और ये बड़े सारे इसमें विलाई और माइक्रो विलाई होते हैं जो कि एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। और जो काइम है उसको फर्दर मिक्स किया जाता है और उसको प्रोपेल किया जाता है इलियम तक। तो इसके जो की फीचर क्या है कि लॉन्ग विलाई होते हैं जो हाई वेस्कुलरिटी होती है फॉर एब्जॉर्प्शन, मतलब उनमें ब्लड की सप्लाई अच्छी होती है, रिच्ड होती है, ताकि वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए खाने को और उसको फर्दर ले जा सके। फिर है इलियम। अब इलियम जो है ये लास्ट कंपोनेंट है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये लगभग 3.5 मीटर के अराउंड होता है। तो 3.5 मीटर के अराउंड हुआ। और इसका मेजर फंक्शन क्या है कि ये बाइल सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करता है और विटामिन B12 को अपने लास्ट पार्ट में। और जो मतलब इम्यून फंक्शन अगर इसका देखें तो इसमें पेयर्स पैचेज होते हैं। याद रखने वाली बात है कि पेयर्स पैचेज कहाँ होते हैं हमारे बॉडी में? हमारी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का हमारा थर्ड कंपोनेंट है दैट इज इलियम, ILEUM, इलियम। एक इलियम ILIUM होता है, वो हमारे बोन्स का कंपोनेंट है, हमारे स्केलेटन, जो स्केलेटल स्ट्रक्चर है उसका कंपोनेंट है। तो ये ILEUM है। तो ये पेयर पैचेज होते हैं इसमें, जो कि हमारा इम्यून फंक्शन करते हैं, हमारी डिफेंस सिस्टम में हेल्प करते हैं। फिर जो काइम है वो लार्ज इंटेस्टाइन को पास ऑन कर दिया जाता है थ्रू इलियोरेक्टल वाल्व। मतलब अब फूड जो है फीकल मैटर बनने की प्रोसेस में है। अब इसके की पॉइंट्स की बात करें तो यहाँ पे इलियम में बाइल सॉल्ट्स की एब्जॉर्प्शन होती है,
और साथ में विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होती है। और इसमें पेयर पैचेस होते हैं जो कि इम्यून फंक्शन प्ले करते हैं, इम्यून रोल प्ले करते हैं। तो अगर अब हम लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन एक टर्मिनल मेजर पोर्शन है एलिमेंट्री कैनाल का, और इट बिगिंस एट द इलियोसिकल रीजन, इलियोसिकल जंक्शन, और एनस पे एंड होता है। मतलब कि इसके कुछ रीजन्स हैं, पार्ट्स हैं। सबसे पहला सीकम, अपेंडिक्स हो गया, कोलोन हो गया, रेक्टम हो गया, और एनल कैनाल और एनस हो गया। तो ये सारे पार्ट्स किसके आगे आगे लार्ज इंटेस्टाइन के। अब कोलोन जो है, जिसको कोलोन कहा जाता है, इसको फर्दर 3 रीजन्स में डिवाइड किया जाता है। इट इज असेंडिंग, ये असेंडिंग, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। असेंडिंग कोलोन, ट्रांसवर्स कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन, और साथ में सिग्मोइडल कोलोन। तो सिग्मोइडल कोलोन ऐसे हो गया। अब फंक्शन की बात करें जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसकी, तो जो फंक्शंस हैं दे इट परफॉर्म्स डिफरेंट फंक्शंस, और कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस में पानी की एब्जॉर्प्शन भी आ जाती है, वाटर एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट्स आ गई, और फॉर्मेशन ऑफ द फीसेज आ गई, और स्टोरेज ऑफ फीकल मैटर आ गया। और ये सपोर्ट करता है इंटेस्टाइनल माइक्रोबायोटा को, जो हमारी जो बैक्टीरिया होते हैं उनको ये स्पेस प्रोवाइड करता है कोलोन हमारा, और जो वेस्ट है हमारा उसको एलिमिनेट करने में भी हेल्प करता है। तो अगर स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ इसके काम को कंपेयर करें तो लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसमें विलाई नहीं होती हैं, और इट्स म्यूकोसा कंटेन्स न्यूमरस म्यूकस क्रिएटिंग गॉबलेट सेल्स। अब एक नए सेल्स की एंट्री हुई है। पहले हमने म्यूकस सेल्स पढ़े फिर स्टमक के अंदर, फिर हमने उसमें चीफ सेल्स पढ़े, पेराइटल सेल्स पढ़े, और एंटेरोगैस्ट्रिक सेल्स, एंटेरो एंडोक्राइन सेल्स पढ़े, और फिर हमने इसमें अब हम गॉबलेट सेल्स पढ़ रहे हैं। तो जो गट माइक्रोबायोटा है उसमें मेनली क्या है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो बड़े सारे माइक्रोबियल पॉपुलेशन को स्पेस प्रोवाइड करता है, और ये फूड जो है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स कुछ भी हो गया, तो उसके जो फर्मेंटेशन में हेल्प करता है, उसकी जो सड़ने वाली प्रोसेस है, डिकम्पोज होने वाली प्रोसेस है, उसमें हेल्प करता है। और ये प्रोडक्शन ऑफ शॉर्ट चेन फैटी एसिड और सिंथेसिस ऑफ सम विटामिन्स और मेंटेनेंस ऑफ इंटेस्टाइनल इकोसिस्टम, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गट माइक्रोब्स। और फॉर्मेशन ऑफ जो फीसेस कैसे होती है, पानी को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और जो इंटेस्टाइनल कंटेंट्स है बिकम प्रोग्रेसिवली मोर सॉलिड। और फीसेज जो है, जो उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, एक तो अनडाइजेस्टेड मटेरियल है, बैक्टीरिया हो गए, स्लफ्ड एपिथेलियल सेल्स, मतलब जो हमारी एपिथेलियल सेल्स लगातार रिन्यू होते रहते हैं, पुराने वाली झड़ती रहती है, तो उसके जो सेल्स हो गए, म्यूकस हो गई, पिगमेंट्स हो गए, और वाटर हो गया। तो ये सारे के सारे फीसेज के कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे अगर हम लार्ज इंटेस्टाइन का हम स्ट्रक्चर देखें तो ये यहाँ पे इस पोर्शन पे स्मॉल इंटेस्टाइन इसको जो है वो छोड़ती है, ज्वाइन करती है। तो लार्ज इंटेस्टाइन का पहला कंपोनेंट ये सीकम आ गया, और यहाँ पे ये अपेंडिक्स है, ये सीकम है, और ये असेंडिंग कोलोन है ये। और असेंडिंग कोलोन के बाद जो है ये एक पोर्शन जो है दैट इज ट्रांसवर्स कोलोन, और फिर डिसेंडिंग कोलोन, और डिसेंडिंग कोलोन के बाद जो है वो सिग्मोइडल कोलोन आ गया इसका। और सिग्मोइडल कोलोन फर्दर रेक्टम में कंटिन्यू होता है, रेक्टम के बाद एनाल कैनाल और एनस आ जाता है। तो ये सारे के सारे कंपोनेंट्स जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन के। अब अगर हम थोड़ी सी जनरल स्ट्रक्चर की बात करें एलिमेंट्री कैनाल के वॉल की, तो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जैसे कि म्यूकोसा है, सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सिरोसा। तो ये 4 मेन कंपोनेंट्स हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल के। तो सबसे पहले जो म्यूकोसा है, म्यूकोसा इट फॉर्म द इनर मोस्ट लाइनिंग, मतलब सबसे, अगर हम लाइनिंग की बात करें तो सबसे अंदर वाली लाइनिंग की बात हो रही है, इस लाइनिंग की बात हो रही है। तो म्यूकोसा इनर मोस्ट है पार्ट, और इसमें एपिथेलियम, लेमिना प्रोपरिया और मस्कुलरिस म्यूकोसे, ये कंपोनेंट्स आ जाते हैं। इसका काम क्या है कि सिक्रीशन करना, प्रोटेक्शन करना, एब्जॉर्प्शन करना। मेन काम म्यूकोसा के सिक्रीशन है, एब्जॉर्प्शन है और प्रोटेक्शन। और जो सिक्रीशन है मतलब जो भी ये एंजाइम सिक्रीट करता है, जो केमिकल सिक्रीट किए जाते हैं हमारे स्टमक के अंदर, एलिमेंट्री कैनाल के अंदर। दूसरा है म्यूकोसा, सब म्यूकोसा। अब सब म्यूकोसा जो है वो इट कंटेन्स कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स आ जाती हैं इसमें, लिम्फेटिक वेसल्स आ जाती हैं, और नर्व्स आ जाती हैं इसमें। तो इस लेयर में नर्व्स प्रेजेंट होती हैं, ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, और लिम्फेटिक वेसल्स प्रेजेंट होती है, और कनेक्टिव टिश्यू। तो ये याद रखने वाली चीज़ है कि नर्व्स और ब्लड वेसल्स कौन से पार्ट में होती हैं, तो इट इज़ इन सब म्यूकोसा। फिर उसके बाद मस्कुलरिस एक्सटर्ना आ जाती है, मतलब कि इनर सर्कुलर मसल लेयर है और आउटर लॉन्गिट्यूडनल मसल लेयर है। मतलब अंदर वाले मसल जो है वो सर्कुलर है, इनको सर्कुलर मसल्स कहा जाता है, लेकिन जो इस तरीके से मसल्स हैं उनको लॉन्गिट्यूडनल मसल। तो
सर्कुलर मसल्स अंदर वाली लेयर है और लॉन्गिट्यूडनल वाली मसल जो है वो बाहरी लेयर बनाती है। और दिस लेयर जनरेट्स मूवमेंट जो कि पेरिस्टालसिस में हेल्प करती है और सेगमेंटेशन में हेल्प करती है। फिर चौथी लेयर की बात करें तो दैट इज सिरोसा। सिरोसा जो है वो आउटर कवरिंग है ये, और ये एब्डोमिनल डाइजेस्टिव ऑर्गन्स की जो वो आउटर कवरिंग है, इंटेस्टाइन की आउटर कवरिंग है, जो एलिमेंट्री कैनाल है उसकी आउटर कवरिंग है। सो इन दिस रीजन नॉट इट इज कवर्ड नॉट कवर्ड बाई पेरिटोनियम, ठीक है। और आउटर जो एडवेंटिशिया है मे बी प्रेजेंट। तो अगर हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट जो है वो प्रोसेस करता है इंट्रिंसिक नर्वस नेटवर्क को, जिसको एंटेरिक नर्वस सिस्टम भी कहा जाता है। मतलब इट पोजेस इंट्रिंसिक इंट्रिंसिक नर्वस सिस्टम, उसको हम एंटेरिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। और इसके टू कंपोनेंट्स हैं। पहला सब म्यूकोसल या फिर उसको मीजनर प्लेक्सस भी कहा जाता है, या उसको माई एंटेरिक और बैच प्लेक्सस ऐसे भी कहते हैं। अब इन प्लेक्सस की बात करें तो इनके काम क्या है, ये सिक्रीट करते हैं सिक्रीशंस, ब्लड फ्लो इनका काम है और मोटिलिटी को देखते होते हैं। तो ये नर्वस सिस्टम का ये काम है सिक्रीशन, ब्लड फ्लो और मोटिलिटी को कंट्रोल करना। तो यहाँ पे थोड़ी डिटेल स्ट्रक्चर दिखाई हुई स्टोमक की, म्यूकोसा, फिर सब म्यूकोसा, मस्कुलरिस एक्सटर्ना और सिरोसा एडवेंटिशिया। तो ये सबसे अंदर वाली, बाहर वाली और फिर सबसे बाहर वाली, ये उस ऑर्डर में यहाँ पे दिखाई हुई है लेयर्स। अगर हम इनको थोड़ा सा डिटेल में और करें तो जो म्यूकोसा सबसे अंदर वाली लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है, ये एपिथेलियम को प्रोटेक्शन करती है, सिक्रीशन में हेल्प करती है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। फिर लैमिना प्रोप्रिया है, मस्कुलरी म्यूकोसे है, तो ये इसी के कंपोनेंट्स हैं। सब म्यूकोसा की बात करें तो ये कनेक्टिव टिश्यू होता है, इसमें ब्लड वेसल्स होती है, इसमें नर्वस सिस्टम होता है, लिम्फेटिक सिस्टम होता है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इलास्टिसिटी देता है और नरिशमेंट देता है। मस्कुलरिस एक्सटर्ना की बात करें तो ये थिक लेयर होती है स्मूथ मसल्स की, और इनर सर्कुलर मसल्स होते हैं, और आउटर जो है वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। और सिरोसा की बात करें, ये लास्ट लेयर है, तो आउटर मोस्ट कवरिंग है, तो इसमें जो है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड वेसल्स होती है, और मेसोथेलियम से कवर्ड होती है। और दूसरी लेयर इसकी एडवेंटिशिया है, जो कि कनेक्टिव टिश्यू दैट एंकर्स द गट टू सराउंडिंग स्ट्रक्चर, जो कि इसोफेगस और दूसरे लार्ज इंटेस्टाइन के साथ उसको जोड़ के रखता है। अब हम बात करते हैं आगे फर्दर एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की। तो एक्सेसरी डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि एलिमेंट्री के कैनाल के साथ जुड़े हुए हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं डाइजेशन में। तो ये खुलते हैं, अपनी सिक्रीशन जो है वो वहाँ पे एलिमेंट्री कैनाल के लुमेन में छोड़ते हैं थ्रू डक्ट्स। तो अब इनकी सिक्रीशन जो है वो डायरेक्टली एलिमेंट्री कैनाल में छोड़ी जाती है। तो कौन कौन से हैं, सलेवरी ग्लैंड्स हैं, लिवर और पेनक्रियाज। तीन आपने ग्लैंड्स, ये तीन ऑर्गन्स याद रखने हैं, सलेवरी ग्लैंड्स, लिवर और पेनक्रियाज। तो लिवर और गॉल ब्लैडर साथ में एक सिक्रीशन देते हैं, ये वाइल डक्ट। और वाइल डक्ट सिक्रीट जो है वो लिवर करता है और वो उसको स्टोर करता है बाइल के अंदर। बाइल जो है वो गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल को फर्दर जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में छोड़ देता है। सबसे पहले हम बात करते हैं सलेवरी ग्लैंड्स की। सलेवरी ग्लैंड जो है वो तीन टाइप के होते हैं, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड और सब लिंगुअल ग्लैंड। तो जो पैरोटिड ग्लैंड हैं दे आर लोकेटेड नियर दी ईयर्स, कान के नज़दीक होते हैं, मुंह के अंदर, और ये सीरस सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं एंजाइम्स दैट इज सिलिब्री एमाइलेज। सब मैंडिबुलर ग्लैंड जो हैं ये लोअर जॉ के नज़दीक होते हैं और ये भी म्यूकस सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। और सब लिंगुअल ग्लैंड, ये इनकी प्रोडक्शन भी ये फर्दर जो है ये भी म्यूकस में रिच होते हैं, और टंग के स्टार्टिंग में होते हैं, ये दो छोटे छोटे दिखते हैं हमें। तो ये भी सलीबा की सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। अब इसका सलीबा का रोल क्या है उसकी बात कर लेते हैं। जो सलीबा है हमारे फूड को मॉइस्ट करती है, लुब्रिकेट करती है ओरल कैविटी के अंदर, और ये बॉलर्स की फॉर्मेशन में हेल्प करती है, और फैसिलिटेट स्वेलिंग और इनिशिएट कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन, और ये डिजॉल्व करती है हमारे फूड सब्सटेंसेस को, और जो ओरल कैविटी के अंदर जो है हमारी डिफेंस करती है, हमारी जो बैक्टीरिया या जो भी एक्सटर्नल जो मतलब हमारे डिजीज़ फैलाने के लिए जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कुछ भी आ जाता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे इस डायग्राम में अगर हम देखें तो हमें पैरोटिड ग्लैंड्स की हमें लोकेशन बड़े अच्छे से दिख रही है, कान के नज़दीक होते हैं। पैरोटिड डक्ट है जो कि माउथ के अंदर अपनी सिक्रीशन छोड़ता है। फिर सब मैंडिबुलर ग्लैंड है, और जो हमारे सब लिंगुअल ग्लैंड है, तो उन सभी की हमें यहाँ पे पोजीशन अच्छे से दिखाई हुई। फिर लिवर की बात करें तो ये भी एक एक्सेसरी ग्लैंड है, एक्सेसरी ऑर्गन है, जो कि हमारे जो इंटेस्टाइन के अंदर जो है अपनी सिक्रीशन छोड़ता है। तो लार्जेस्ट ग्लैंड है ये हमारी बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का, और बड़े सारे मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो प्ले करता है। अगर डाइजेस्टिव रोल की बात करें तो ये
बाइल स्क्रीट करते हैं। और बाइल जो है, बाइल सॉल्ट्स जो है, बाइल पिगमेंट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड्स है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, वाटर, ये सारे का सारे रोल जो हैं इंपॉर्टेंटली जो है वो बाइल डज नॉट कंटेन डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। ये याद रखने वाली बात है कि इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते। बाइल के बीच में बाइल सॉल्ट्स होते हैं जो कि फैट्स और लिपिड्स के एमल्सिफिकेशन में हेल्प करते हैं। इसमें एंजाइमेटिक सिक्रीशंस नहीं होती। अब बाइल का क्या रोल है डाइजेशन के अंदर कि बाइल्स एमल्सिफाई करते हैं फैट्स को और मिसल्स की फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, लिपिड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं और एब्जॉर्प्शन ऑफ द लिपिड उसको इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। और फैट्स जो है वो उनको सॉल्युबल बनाने की मतलब कोशिश करते हैं और फैट सॉल्युबल विटामिन हैं उनको यूज़ करने में हेल्प करते हैं। फिर अगर हम गॉल ब्लैडर की बात करें तो गॉल ब्लैडर जो है वो बाइल को स्टोर करता है और कंसंट्रेट करता है बाइल को, जो कि लिवर प्रोड्यूस करता है बाइल। और जब हम खाना खाते हैं तो जिस खाने में फैट्स रिच खाना होता है, ज़्यादा फैट्स होते हैं, तो उसको एमल्सिफाई करने की कोशिश करता है बाइल और ड्यूडेनम में फिर अपनी सिक्रीशंस छोड़ता है। तो एडिशनल फंक्शन क्या है लिवर के इसके अलावा? तो हम बात करें कि ये कार्बोहाइड्रेट की जो मेटाबॉलिज्म है उसमें हेल्प करता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड्स, और ग्लाइकोजन को स्टोर करता है और दूसरे विटामिन और मिनरल्स को भी स्टोर करता है। प्लाज्मा प्रोटीन्स को बनाता है, हमारी बॉडी को डिटॉक्सीफाई करता है सब्सटेंसेस को, और अमोनिया को यूरिया में कन्वर्ट करता है, मतलब यूरिया साइकिल भी यहीं चलता है, और एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को प्रोसेस करता है। तो ये डाइजेशन के अलावा ये बड़े सारे और काम हैं जो कि लिवर परफॉर्म करता है। तो यहाँ पे लिवर का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं। लिवर के कुछ लोब हैं, बड़ा लोब है, छोटा लोब है। जो लेफ्ट लोब है वो छोटा होता है और राइट लोब बड़ा होता है। गॉल ब्लैडर है जहाँ पे बाइल की स्टोरेज होती है। हेपेटिक डक्ट है जो लिवर से डक्ट जो है फर्दर गॉल ब्लैडर को ज्वाइन करता है, वो है दैट इज सिस्टिक डक्ट। और सिस्टिक डक्ट जो है फर्दर कॉमन हेपेटिक डक्ट बन जाता है जब वो हेपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट, जब वो पेनक्रियाज के साथ आगे जुड़ जाता है। तो यहाँ पे हमें डायग्रामेटिक फॉर्म में चीज़ें दिख रही हैं। फिर हम पेनक्रियाज की बात करें तो पेनक्रियाज इज मिक्स्ड ग्लैंड, मतलब ये एक्सोक्राइन फंक्शन भी करता है और एंडोक्राइन फंक्शन भी करता है। तो हमें यहाँ पे सिर्फ डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सोक्राइन फंक्शन चाहिए, एंडोक्राइन फंक्शन इसका अलग है, वो हम इस पोर्शन में अभी डिस्कस नहीं करते हैं। तो एक्सोक्राइन पेनक्रियाज जो है ये कंसिस्ट मेनली ऑफ एसिनर सेल्स। अब ये एसिनर सेल्स नए सेल्स ऐड हो गए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जिन पे बात कर रहे हैं, और कुछ डक्टल सेल्स होते हैं। एसिनल सेल्स जो है वो डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो डक्टल सेल्स हैं वो बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड्स क्रूड करते हैं। तो पैनक्रियाटिक जूस एंटर्स द ड्यूडेनम थ्रू दी पैनक्रियाटिक डक्ट। फिर मेजर पैनक्रियाटिक एंजाइम्स कौन कौन से हैं इन पे बात कर लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करने के लिए पैनक्रियाटिक एमाइलेज, हमने एक एमाइलेज पहले भी पढ़ा था माउथ के अंदर, दैट इज सलिबरी एमाइलेज। ये अब पैनक्रियाज छोड़ रहा है, एमाइलेज बना रहा है, दैट इज पैनक्रियाटिक एमाइलेज। अगर प्रोटीन के डाइजेशन की बात करें तो ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेज और दूसरे प्रोटीज प्रिकर्सर्स हो गए, जो कि ये एंजाइम जो है वो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। लिपिड के डाइजेशन की बात करें तो पैनक्रियाटिक लाइपेज, फॉस्फोलाइपेज और कोलेस्ट्रॉल एस्टर हाइड्रोलेज, तो ये एंजाइम्स लिपिड्स के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर न्यूक्लिक एसिड्स के डाइजेशन के लिए राइबोन्यूक्लियेज और डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियेज जैसे एंजाइम जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो सेवरल प्रोटियोलिटिक एंजाइम्स आर सिक्रेटेड और एज इनएक्टिव जाइमोजेंस, मतलब जब भी वो इनएक्टिव फॉर्म में होंगे तो उनके साथ जीईएन लगाएगा, जैसे पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, है ना। तो ये सारे के सारे जो है इनको इनएक्टिव जाइमोजेंस कहा जाता है टू प्रोटेक्ट दी पेनक्रियाज फ्रॉम सेल्फ डाइजेशन, ताकि अपने आप को ही डाइजेस्ट ना कर दे पेनक्रियाज। फिर रोल ऑफ बाइकार्बोनेट क्या है? तो अगर बाइकार्बोनेट की बात करें तो ये न्यूट्रलाइज करता है जो एसिडिक काइम होता है जो स्टमक से आ रहा है, उसको एसिडिक काइम को न्यूट्रलाइज करेगा, और न्यूट्रलाइज करके प्रोटेक्ट्स द इंटेस्टाइनल म्यूकोसा एंड प्रोवाइड सुटेबल पीएच फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम, ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम जो है वो प्रॉपरली उस एल्केलाइन पीएच में अच्छे से काम कर सके। हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट में समझ लें तो एसिनर सेल्स जो हैं वो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स क्रिएट करेंगे, और जो डक्ट सेल्स हैं वो बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड्स क्रिएट करेंगे, और दोनों मिलके पैनक्रियाटिक डक्ट से होते हुए ड्यूडेनम में एंटर करते हैं। और इनके क्या की फंक्शन है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, डाइजेस्टिव कार्बोहाइड्रेट जो कि हेल्प करते हैं डाइजेशन में, प्रोटीन्स में, फैट्स में, न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में हेल्प करेंगे। और जो बाइकार्बोनेट रिच फ्लूइड है वो न्यूट्रलाइज करता है गैस्ट्रिक एसिड और जो प्रोटेक्ट्स इंटेस्टाइनल म्यूकोसा। जो एल्कलाइन पीएच है वो इंश्योर करती है ऑप्टिमल एक्टिविटी ऑफ द पैनक्रियाटिक एंजाइम। सो बोथ secretions एंटर द duodenum फॉर द एफिशिएंट डाइजेशन। तो हम थोड़ा सा डायग्राम को और डिटेल में अगर देखें तो पैनक्रियाटिक ओवरव्यू है यहाँ पे। तो ये पैनक्रियाज, फिर उसके एसिनर सेल्स हैं,
और उसके पेनक्रियाटिक डक्ट है और डक्ट सेल्स हैं। तो हमने बात पहले ही ऑलरेडी कर ली कि जो एसिनल सेल्स हैं वो एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्रिएट कर रहे हैं, और डक्ट सेल्स जो हैं वो बाइकार्बोनेट आयंस क्रिएट कर रहे हैं जो कि न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है पीएच। अब हम फंक्शनल कोऑर्डिनेशन देख लें थोड़ी सी एलिमेंट्री कैनाल की। तो जो माउथ है वो इंजेशन, च्यूइंग और सेलिब्री डाइजेशन करता है हमारे, और जो फेरिंग्स और इसोफेगस है वो स्वेलोइंग और ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। स्टमक है वो स्टोरेज करता है टेम्परेरी, और मिक्सिंग और बिगनिंग ऑफ द मेजर प्रोटीन डाइजेशन करता है। ड्यूडेनम जो है वो न्यूट्रलाइजेशन और इंटेंस एंजाइमेटिक डाइजेशन करता है। जेजिनम और इलियम है वहाँ पे एब्जॉर्प्शन कंप्लीट होती है हमारे न्यूट्रिएंट्स की। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है वहाँ पे जो हमारा वाटर है, पानी है और इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन होती है। और जो रेक्टम और एनस है वहाँ पे स्टोरेज और फिर एलिमिनेशन ऑफ द जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट होती है उसकी। और जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, और वो क्या करते हैं, जैसे कि सलिवरी ग्लैंड्स है वो सलीबा देते हैं, सलिवरी एमाइलेज। जो लिवर है वो बाइल सिक्रीट करता है, और जो पेनक्रियाज है वो डाइजेस्टिव एंजाइम और साथ में बाइकार्बोनेट आयंस देता है ताकि खाने को अच्छे से पचाया जा सके। अब थोड़ा सा हम एक कंसेप्ट बॉक्स में देखें तो एलिमेंट्री कैनाल शुड नॉट बी व्यूड सिंपली एज हॉलो ट्यूब। अब इट इज़ हाईली स्पेशलाइज्ड फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो कि डिफरेंट रीजन्स होते हैं जिसके, और डिस्टिंक्टिव एक एपिथेलियल स्ट्रक्चर्स होते हैं उसमें प्रेजेंट, सिक्रीशंस होती हैं, एंजाइम्स होते हैं, पीएच कंडीशन अलग अलग होती हैं, मोटिलिटी पैटर्न डिफरेंट होते हैं, और एब्जॉर्प्टिव जो कैपेसिटीज होती है उसकी अलग अलग होती है। सो दिस रीजनल स्पेशलाइजेशन अलाउ द डाइजेशन टू अकर इन कंट्रोल्ड सीक्वेंस, अलग अलग सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे कि इंटीग्रेटेड फ्लो ऑफ डाइजेशन अगर हम देखें तो फूड का जो इंजेस्टेड दैट इज इन माउथ, डाइजेस्टेड इन स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो एक्टेड ऑन बाय द बाइल एंड पेनक्रियाटिक एंजाइम्स, और जो न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब्ड इन द स्मॉल एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर दैट इज एब्जॉर्ब्ड और फिर स्टोर टेम्परेली इन रेक्टम एंड देन इजेस्टेड आउट। तो ये जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का एक बार थोड़ा सा फंक्शनल ओवरव्यू ले लेते हैं। तो जो एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, सलिवरी ग्लैंड्स, उसमें पैरोटिड, सब मेंडुलर, सब लिंगुअल, और फिर माउथ है, इसोफेगस है, लिवर और स्टमक, फिर उसके बाद जो ड्यूडेनम में जो है वो लिवर, पैनक्रियाज जो है वो और अपनी एक्सक्रीशंस यहाँ पे देते हैं, फिर जेजिनम और इलियम है, और लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड देन एनस। तो ये सारे हम इनके फंक्शंस भी पढ़ सकते हैं। इट इज़ फंक्शनल मैप। तो लेक्चर मतलब ख़त्म होने से पहले आपके लिए एक अब क्वेश्चन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का कौन सा पार्ट जो है वो स्टमक से एसिडिक काइम, लिवर से बाइल और पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस रिसीव करता है। तो आपके पास ऑप्शंस हैं जेजिनम, इलियम, ड्यूडेनम या फिर सीकम। अपना आंसर आंसर जो है वो ए, बी, सी या फिर डी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और अगले लेक्चर में हम एलिमेंट्री कैनाल को और एक डीपर लेवल पर समझेंगे, और कौन सी डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या सिक्रीट करती है, कौन सी सेल HCl बनाती है और कौन सी पेप्सिनोजन बनाती है। तो ये सारे के सारे जो कंसेप्ट हैं वो आप एक बार गो थ्रू हुई, और हम नेक्स्ट लेक्चर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, सेल्स एंड देयर सिक्रीशंस के साथ मिलते हैं। तब तक कीप लर्निंग विद डॉक्टर राजीव कुमार एंड काशिप एजुकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।